Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammed Naeem. Today our topic is cerebral angiography. तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी जो हमारा आज का टॉपिक है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रेन की सप्लाई जो है हम उसके अंदर जो ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई होती है उसके अंदर जो abnormalities आ जाती हैं, तो हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो पहले तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर और टेक्निक है, हम उसे कैसे करते हैं कि मिनिमली इन्वेसिव होता है। अब ये इन्वेसिव का वर्ड सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि एक चीज होती है नॉन इन्वेसिव और दूसरी होती है मिनिमली इन्वेसिव या इन्वेसिव जो होती है। तो ये एज अ इंटरवेंशन के साथ ही एंजियोग्राफी रिलेट करती है। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी के अंदर एक्सरेज यूज करके और फिर हम कंट्रास्ट की मदद से पिक्चर प्रोड्यूस करके और ब्लड वेसल्स देखते हैं ब्रेन की। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्यों मेंशन की जाती है ब्रेन के अंदर, क्योंकि ये जो है मेन पार्ट्स में आती है, जिस तरह सर्कल लोबुलस की ब्लड सप्लाई होती है जो आईसीए के थ्रू आती है, और देन फिर मिडल सेरिब्रल आर्टरी और फर्दर जो आर्टरी कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं ब्रेन के अंदर। तो हम ऐसे ही समझ लें कि ब्रेन की जो एंजियोग्राफी करने के लिए हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी है और उधर अब नॉर्मलिटीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो कैसे ये प्रोसीजर होता है कि आपके पास प्लास्टिक की थिन ट्यूब होती है जिसे हम कैथेटर का नाम देते हैं, वो आरटी के अंदर इंसर्ट की जाती है। तो आरटी के अंदर सबसे पहले क्या कैसे इंसर्ट की जाएगी, हम इंसिशंस देते हैं नीडल के थ्रू। हम नीडल से कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद जो मोस्टली हमने प्रीवियस लेक्चर्स इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि नीडल जो है हम वो हमारे पास सेफ जो टेक्निक सेफ असेस होता है वो फीमोरल होती है, और वहां से हम कैथीटर पास करके तो अपने ऑब्जेक्ट तक लेके जाते हैं। फिर देन हम कंट्रास्ट की मदद से हम उसे व्यू करते हैं और कैथीटर के अंदर जो ट्यूब बनी हुई थी उसके अंदर कंट्रास्ट जो है फिलअप करके और इंजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे, और हम फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम व्यू देख सकते हैं। इसको हम जो है अगर डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो हम साथ जो उसकी मशीन भी होती है वो यूज करें, तो हम उसे इंट्रा आर्टीरियल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी का नाम भी देते हैं, ऑल्सो उसे कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेज जो है वो कहते हैं इलेक्ट्रोनिकली इमेजेस जो इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं जी एक्सरे फिल्म से rather than। तो मतलब ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर जैसे चीज चल सकती है और आप डायग्नोस कर सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस जो है क्लियरली सीन्स होती हैं। आप ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मलिटीज जो है हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है सेरिब्रल एंजियोग्राफी का इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफ जो है क्यों परफॉर्म किया जाता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी रीजन हो गई है जिसमें हम ब्रेन के जो ऑब्जेक्ट हैं या ब्रेन के अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज हैं, रादर देन कि वो आपके पास कंजेनिटल हैं या आपके पास एक्वायर्ड कंडीशंस में आ रही हैं। कंजेनिटल डिजीज के अंदर जो है जैसे कोई मिसप्लेस हो जाती है या कोई गैप बीच में रह जाता है उसके अंदर, या ए बी मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो फर्दर इस तरह की और कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन क्वाइट कंडीशंस जो बाद में आ सकती हैं जैसे स्टीनोसिस होती हैं। तो हम हेड एंड नेक बिफोर सर्जरी, अब हेड एंड नेक जिस तरह न्यूरो सर्जरीज होती हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले हम आर्टरीज की देखते हैं यहाँ पे कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो वो अबनॉर्मलिटीज देखने के लिए हम ये प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ठीक है, और एमआरआई और सीटी ऑफ द हेड होता है, ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर कोई ट्यूमर जिस तरह। अब ब्रेन देखिए ट्यूमर होगा तो उसके अंदर हम ब्रेन की सर्जरी करेंगे, लेकिन हम उससे पहले उसकी आर्टीरियल सप्लाई को भी वहां पे देखेंगे कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं है, या कहाँ से ट्यूमर ने उसे कवर अप तो नहीं किया हुआ। ये सारी अबनॉर्मलिटीज देखने के लिए हम जो है सेरिब्रल एंजियोग्राफी करेंगे। ठीक है, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर के उसे कट ना करे और प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी वजह होती है सेरिब्रल एंजियोग्राफी करने की, यानी ब्रेन एंजियोग्राफी। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज जो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम हमेशा इस चीज को डिस्कस करते हैं कि आपके पास मेडिकल के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस होती है वो हिस्ट्री की होती है। अब पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट से सबसे पहले तो लिया जाता है फीडबैक के क्या ऐसा इशू है उसको, यानी स्वेयर पेशेंट आएगा आपके पास, आप
को कहेगा सिवियर हेडिक है मुझे, यानी सर दर्द चल रहा है, स्लर स्पीड है, डिजीनेस है, ब्लड डबल विजन है, वीकनेस और नमनेस है, और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है। अब देखिए ब्रेन जो है ये सारे कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। अगर हेड एंड नेक पूरे की बात करें तो जिस तरह ब्लड और डबल विजन है तो इसके अंदर आई भी रिलेटेड चीज आ जाती है। ठीक है, ये सारे मोशन जो है, हेडिक है, ये सारे जो कंट्रोल करता है ब्रेन और हेड एंड नेक, ये प्रॉपर बीच में आ जाती हैं। तो सिम्टम भी उसी से रिलेट करता आ जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है पेशेंट आके आपको बता सकता है कि ये इस तरह के सिम्टम्स वो फेस कर रहा होता है। अब हम इसके अंदर प्रोसीजर तो हमने कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर हम क्यों कर रहे होते हैं, कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज हैं। तो सबसे पहले जो है एनोरिज्म होता है। एनोरिज्म जो है उसके अंदर आर्टीरियल वॉल जो बनी हुई होती है, अगर हम यहाँ उसकी देख सकते हैं इसको, इस तरह की जो आपके पास वॉल आ जाएगी, एक आर्टरी इस तरह बनी हुई होती है, तो उसकी वॉल होती है। बिल्कुल। अब वो ये जो है किसी हाइपरटेंशन की कंडीशंस की वजह से, या आपके पास जो है किसी और ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, जिस तरह एक्सीडेंट वगैरह फेस होते हैं, उनकी वजह से जो आर्टरी जो है वो बल्ज हो सकती है। तो उस बल्जिंग एरिया यानी इस तरह उसकी वॉल की वीकनेस की वजह से एनोरिज्म हो सकता है, बल्जिंग स्ट्रक्चर जिसे हम कह देते हैं। तो ये एक चीज हो सकती है हमारे पास। आर्थरोसिक्रोसिस हो सकती है, नैरोइंग हो सकती है, आर्टरी नैरो हो जाती है, आर्टीरियस वेनस मैल्फॉर्मेशन हो सकती हैं, वैस्कुलाइटिस हो सकता है, यानी ब्लड सप्लाई के अंदर कोई बैक्टीरिया या इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली कोई भी ऐसी चीज है जो उसके अंदर कॉज कर सकती है। तो ये चीज हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर है, ब्लड क्लॉट्स है, जिस तरह डिफेक्ट आ जाना, डायसेक्शन जिसे आप नाम देते हो, वो हो सकती है। स्ट्रोक हो सकता है। अब स्ट्रोक और शॉक, इनके अंदर स्ट्रोक होता है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ब्रेन अटैक हो जाए, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाए, तो स्ट्रोक कंडीशंस हो सकती है। ठीक है। और शॉक है कहीं पे अब नॉर्मल फ्लूइड का हो जाना या कमी हो जाना, उस वजह से ये कॉज होती है। तो स्ट्रोक और शॉक में ये यहाँ पे फर्क आ जाता है। तो ब्रेन अटैक को हम स्ट्रोक भी कह सकते हैं। अटैक क्यों होगा? ब्लड की सप्लाई की वजह से, कमी की वजह से। तो अगर ये सारी हम चीजें देखें तो यहाँ जो असर पड़ रहा है वो सारा पड़ रहा है सप्लाई के ऊपर, यानी हाइपरटेंशन एक मेन कंडीशंस हो सकती है इन सिचुएशंस की वजह से। तो ये आप अब नॉर्मलिटीज जो मेन मेन होती हैं, तो वो आप इसे देखने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास ये वेस्कुलर सिस्टम की एनाटमी है। अब दो तरह से इसके अंदर एनाटमी है। सबसे पहले तो आपके पास कैरोटिड आर्टरीज जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो ब्रेन के अंदर आ जाती है, और देन दूसरी जो बेसिलर है वो वर्टिब्रल आर्टरी से आ रही होती है। यानी हमें सबसे पहले एनाटमिकल चीजें पता होनी चाहिए कि सर्कल ऑफ विल्स जो है कौन कौन सी सप्लाई है उसके अंदर, और कैसे जो है सप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रही है। तो अगर हम ब्रेन की सप्लाई की बात करें तो आपके पास जो है दो पेयर्स ऑफ आर्टरीज होती हैं। एक आपके पास वर्टिब्रा, यानी जो जिस तरह वर्टिब्राज होते हैं, एक यानी बैक, हेड के बैक से इंटर्स होती है, और दूसरी आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो है सबसे पहले दो ब्रांचेस देती है। एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, और इंटरनल अंदर की तरफ। तो अंदर जो ब्रेन के अंदर जाएगा तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होगी, और वहां वो उस एरिया को सप्लाई देगी। तो एनास्मोटिक सर्कल है, जिसे आप सर्कल ऑफ विल्स का नाम देते हैं। और फिर सेरिब्रम जो है, मेजोरिटी ऑफ द सेरिब्रम के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई देने के लिए ये सेरी सर्कल ऑफ विल्स होता है जो सप्लाई देता है। फिर अदर पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, पोन्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अंदर जो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सप्लाइड होती है वो छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज की, क्योंकि हेड के और नेक की बैक साइड पे वर्टिब्रा जो है, जिस तरह सर्वाइकल है, थोरेसिक वर्टिब्रा है और लंबर है, तो इस तरह ये स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो ब्रेन के पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई दे रही होती हैं। यानी अब वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई दे रही हैं एक तरह से, और जो सेरिब्रम है जो मेन पार्ट है, मेजोरिटी जो है उसकी, उसे सर्कल ऑफ विल्स देती है। तो ये इस तरह हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है सबसे पहले। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज यहाँ पे बाहर हो गई आपके पास, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ जाती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज यहाँ से जाती है बिल्कुल, और यहाँ ऑप्थेल्मिक आर्टरीज होती है बिल्कुल। तो अगर हम ऑप्टो की बात करें, जिस तरह डिग्री है, तो उसके नाम पे ही अगर हम देख लें तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है जो आईज को कर रही होती है। अक्सर बाजुकात जो abnormalities होती है, अगर हमने कभी हॉस्पिटल अगर आप विजिट करें या किसी
पेशेंट की हिस्ट्री पढ़ें तो हाइपरटेंशन की वजह से आई से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो फिर ये जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो इसके अंदर आ रही है, ये सप्लाई ऑप्थेल्मिक को भी लेके जाती है और ब्रेन के जो मेन जो सर्कल है उसके अंदर भी देती है, और उस सर्कल को हम नाम देते हैं सेरिब्रल सर्कल ऑफ के अंदर सेरिब्रल आर्टरीज का। तो इंटीरियर है, अब इंटीरियर के पोर्शंस डिवाइड होते हैं तीन हिस्सों के अंदर, इंटीरियर है, मिडिल है, और जिसमें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आ जाती हैं, यानी सेरिब्रल के पार्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मतलब ऑरिजिनेट कहाँ से होती है ये आपको पता होना, एक है C4, यानी अब जिस तरह ये गैप बिल्कुल बने हुए होते हैं वर्टिब्रास के, कि ये आपके पास ये सर्वाइकल से इस तरह ये boxes की तरह का वर्टिब्रास होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये आपके सर्वाइकल की जगह पे जब C4 के पॉइंट पे होता है, तो C4 के पॉइंट पे ये जो लेफ्ट बाइफर्केट होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसमें जो है लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड आती हैं जो फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रास के ऊपर क्रिएट होती हैं, बाइफरकेट होती हैं। तो जो है कैरोटिड शीट है, कैरोटिड कैनाल है, कैवर्नस साइनस के ऊपर इंटीरियरली जो है क्रेनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, साइनसिस के अंदर ये जाके क्रेनियल कैविटी के अंदर ओपन होती है। तो ये इस तरह हमारे पास ये सप्लाई है। और अब आईसीए है जिसे आप इंटरनल कैरोटिड का नाम दे रहे हो, तो आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कैरोटिड आर्टरी से आ रही है, तो इस तरह एक तो ये एक्सटर्नल हो जाएगी, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, यहाँ बाइफरक्यूएट हुई। अब इंटरनल ने फर्दर ब्रांचेस दी ऑप्थेल्मिक को, यानी आई विजन को। अब देखें सिम्टम्स जिस तरह हमने पहले पढ़े थे कि सिम्टम्स के अंदर आपको जो है उसमें ब्लड विजन हो सकता है, तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एबनॉर्मलिटी वहां पे हो सकती है। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इंटीरियर कोराइडल आर्टरीज है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर कंट्रोल विजन्स के लिए जो है कोराइडल आर्टरीज आ सकती है। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो सेरिब्रम के पार्ट को वहां पे सेरिब्रम को सप्लाई दे रही होती है। और आपके पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी है जो कंटिन्यू करती है आगे, और लेटरल पोर्शन जो है, यानी अब पोर्शन जो है डिवाइड होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर फर्दर मिडल के पोर्शंस पे, तो इस तरह ये डिवाइड होती है। तो ऑप्थेल्मिक है आपके पास, उसकी ब्रांचेस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है, इंटीरियर क्राइडल है, और इंटीरियर सेरिब्रल, और मिडल सेरिब्रल जो है जो उसको सप्लाई दे। वर्टिब्रल आर्टरीज में हम अगर आप देखें तो ये बिल्कुल राइट सबक्लेवियन जो आपके पास अपर लिम्ब की आर्टरीज आ जाती हैं, जो आगे ब्रेकियल ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आपके पास आ जाती हैं, सप्लाई होती हैं एक्सिलरी से, और आपके पास ब्रेकियल, फिर ब्रेकियल बाइफरकेट होती है। तो उसके बाद राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट वर्टिब्रल के बाद लेफ्ट पे, और ये बेसिलर आर्टरी है जो हमने बोन्स और कॉन्स जो ब्रेन के छोटे छोटे पार्ट्स थे उसको स्मॉलर ब्रांचेस जो है इसकी सप्लाई दे रही होती है। तो उसके अंदर स्क्लेन जो मसल्स होता है आपके पास, इंटीरियर स्क्लेन मसल, तो ये वाले पॉइंट के ऊपर जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती है कनेक्ट होती है। तो ये बीच में इसके अंदर नेक के एरिया के ऊपर, यानी वर्टिब्रल आर्टरी जो है नेक के ऊपर। तो ये आपके पास वर्टिब्रल आर्टरीज जो है इंटर कैसे होती है कि क्रेनियल कैविटी के अंदर फोरामेन जो मैग्नम है उसके अंदर क्रेनियल वॉल के अंदर जो आपके पास पॉइंट होता है वहाँ पे ये इंटर्स होती है, ठीक है। और कुछ ब्रांचेस हैं जो छोटी छोटी है, मेनिंजियल ब्रांच है, और ये फॉक्स सेरेब्री जो ब्रेन के हिस्से हैं, यानी छोटे जो पार्ट्स हैं सेरिब्रम को, वो जो है आपकी मेन आर्टरी जो सर्कुलोविलस है वो दे रही होती है, और बाकी फर्दर ये छोटी छोटी ब्रांचेस पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं। फिर आपके पास टू वर्टिब्रल आर्टरीज जो है कन्वर्ज हो रही हैं, ये सारी हम जो है इसके अंदर होती है। ये आपके पास जो मेन आर्टीरियल सर्कल ऑफ विलस है, अगर आप यहाँ इस पे हम देखते हैं थोड़ा सा, तो ये बेसिलर आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सेरिब्रल और दूसरे पॉइंट्स को यहाँ पे सप्लाई दिए, और ब्रेन का हिस्सा है जो सेरिब्रम कहलाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कि हम फर्दर जो है वर्टिब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स करती हैं इसके अंदर सर्कुलेट करती हैं, जिसे हम सर्कल ऑफ विलस का नाम देते हैं। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ जाती हैं, और पोस्टीरियर सेरिब्रल है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, पोस्टीरियर है। तो ये इंटीरियर जो है कैरोटिड आर्टरीज की टर्मिनल ब्रांच में से आ जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो लोकेट करती है, प्रोक्सिमल करती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी को। और फर्दर इसी तरह कनेक्टिंग वेसल्स होती हैं, जो बेसिलर आर्टरी आ रही होती है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ कनेक्टिंग वेसल्स करती हैं, और प्रेजेंट करती हैं आपके पास दो आर्टरीज, इंटीरियर और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग।
तो इस तरह ये ब्रेन के पार्ट्स को जो है हम डिवाइड करते हैं। ये आपके पास इंटीरियर है, और ये आपके पास मिडिल का पॉइंट आ जाता है, और मिडिल का हिस्सा, और ये आपके पास पोस्टीरियर का हिस्सा आ जाता है। तो इसीलिए सप्लाई इंटीरियर, मिडिल, और दूसरी जो है आपके पास मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आ जाती है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आ जाती है, क्योंकि एक एक जो ब्लड सप्लाई है वो एक ही पॉइंट के ऊपर आ सकती है। तो फर्दर बाइफरकेट होके छोटी छोटी ब्रांचेस देती हैं और ब्रेन के मुख्तलिफ पोर्शंस को सप्लाई देती हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये हम सप्लाई जो है रीजन जो है आपके पास आ जाता है। उसके अंदर अगर हम देखें तो ठीक है, 3 सेरिब्रल आर्टरीज हैं, जो हमने ये लोकेशंस पढ़ रहे थे बिल्कुल। तो 3 सेरिब्रल आर्ट हैं, इंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, जो लास्ट में इमेज के अंदर ये सप्लाई दे रही होती है। तो ये इस तरह ब्रेन के पार्ट्स को सप्लाई दे रही होती हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड की कुछ आर्टीरियल सप्लाई है, जो आपके पास इंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं। अब ये वर्टिब्रास के अंदर स्पाइनल के अटैच होती हैं। तो फर्दर अटैच होने से तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म कहाँ से हो रही है। तो वर्टिब्रल आर्टरीज से आ रही होती हैं, कि ये मेन ब्रांचेस होती हैं। इंटीरियर स्पाइनल, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आ जाती हैं, वो ओरिजिनेट हो रही हैं उसके अंदर से। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर आपके पास सेगमेंटल मेडुलरी है, रेडिकुलर आर्टरीज है, जो लॉन्गिट्यूडनल आर्टरीज जो इंसफिशिएंट होती हैं और एनास्मोटिक नेटवर्क बनाती हैं, डिवाइडेशंस हो जाती हैं। क्रेटियर अंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी है, जिसे एडम का नाम देते हैं, और रेनफोर्स करती हैं सर्कुलेशंस। रेडिकुलर आर्टरीज जो इसके अंदर बन रही हैं वो इंटीरियर पोस्टीरियर नर्व रूट्स के अंदर आ जाती हैं, और कुछ जो रेडिकुलर आर्टरीज हैं यानी छोटी छोटी स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं, वो सप्लाई करती हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके पास जो है एनाटॉमिकल कंडीशंस हैं, जो एनाटमी है इसकी ब्रेन की जो कनेक्ट हो रही होती है। तो फर्दर भी हम सेपरेट लेक्चर रख के इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन जो है इसके अंदर, अब पेशेंट जो आपके पास सबसे पहले आएगा सेरिब्रल के लिए, तो प्रोसीजर कैसे डन करना है, तो उससे जनरल एनेस्थीसिया या डीप सेडेशन देनी है, क्योंकि ब्रेन का है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर मेडिकल कंडीशंस एसोसिएट होती हैं, सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, अस्थमा, स्लीप एपिनिया, हार्ट फेलियर या न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। तो इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया या डीप सेडेशन हम यूज करते हैं कि पेशेंट जो है इस कंडीशंस में ना हो, या इस कंडीशंस का हो तो इससे क्योर किया जा सके। तो पेशेंट जब है फिजिकल एग्जाम जो है, लेबोरेटरी टेस्ट और फर्दर जो टेस्ट हैं इसके लिए कंपलसरी होते हैं, ताकि हम दूसरे भी कोई अब ना हो या इस कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम ना हो सके। जिस तरह कंट्रास्ट अगर हम दें तो रीनल का प्रॉब्लम ना हो उसको। तो आप देखते हैं इसके अंदर पॉसिबल है पेशेंट जो है, हमने देखनी है चीजें कि पेशेंट इस कंडीशंस में तो नहीं है, कि आपके पास एलर्जिक पेशेंट तो नहीं है, लंग और किडनी डिजीज नहीं है, एलर्जिक है मतलब आयोडीन अगर देते हैं तो उसकी वजह से एलर्जिक पेशेंट ना हो। यानी फर्दर अक्सर बाजुकात ये होता है कि कुछ पेशेंट जो है मेडिकेशन लेते हैं और बॉडी स्वेल करना होना शुरू हो जाती है, यानी एलर्जिक होते हैं मेडिकेशन से। तो ये कुछ आप मेक श्योर करें इसके अंदर कि एलर्जिक तो नहीं है आपके पास, फिर लंग और किडनी डिजीज तो नहीं है, पेशेंट स्लीप एपीनिया, ठीक है, वेयर अ मास्क और टू स्लीप हो, पेशेंट इंसुलिन या जो भी ड्रग उसकी है जो फर्दर वो ट्रीटमेंट लेता है तो वो ले चुके, इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन, जिस तरह ग्लूकोज, यानी डायबिटिक कंडीशंस के अंदर ये होती है, ब्लड थिनर या एस्पिरिन, ये सारी कंडीशंस वो पहले मेडिकेशन कर चुका होना चाहिए। प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर प्रेग्नेंट है तो फर्दर क्या टेक्निक होनी चाहिए, तो या आप नहीं कर सकते सिचुएशंस के अंदर। तो पेशेंट है, कुछ डाइट भी इसके अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि 8 घंटे तकरीबन प्रोसीजर से पहले पेशेंट को जो है सॉलिड फूड या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो यानी हैवी डाइजेशन होती है, जो प्रोसेस लेते हैं वो चीज ना हो। फिर 2 आवर्स से पहले जो है वो क्लियर लिक्विड्स हैं, ठीक है, क्लियर लिक्विड्स लेने चाहिए। तो प्रोसीजर कैसे डन होगा, तो सिंपल सा है हमारे पास जो टेक्निक इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास कैथीटर, सबसे पहले नीडल आपने इंजेक्ट करते हैं यहाँ से, तो फीमोरल आर्टरी से असेस करते हैं। तो आपके पास रिकॉर्डेड जो है मशीन चलती हैं, और आप जो है वहाँ निडल इंजेक्ट करके, निडल इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे गाइड बार इंसर्ट करते हैं, जो गाइड देती है आपको। फिर आप वहाँ से कैथीटर को इंजेक्ट करके फिर आप उसके अंदर कंट्रास्ट देते हैं, और आप इमेजिंग कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास जो है कैथीटर इंसर्ट करेंगे लेग फिमोरल यानी लेग वाला, क्योंकि ये स्ट्रेट है इसके लिए स्मॉल इंसिशन देते हैं, और फिर आप इंजेक्ट कर सकते हैं।
डायरेक्ट पाथवे उसके अंदर आ जाता है। कंट्रास्ट जो है, अब कंट्रास्ट जो है जब आप इंजेक्ट करेंगे पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट के से पेशेंट को थोड़ा वार्म फील होगा, जो आप उसे पहले से जो है बता दें कि कुछ वार्म फील होगा। अगर तो वो पेन होती है तो इसका मतलब जो है कंट्रास्ट सही नहीं है या कंट्रास्ट इंजेक्ट सही नहीं हुआ। तो थोड़ी सी जो है वार्म कंडीशंस हो सकती हैं कंट्रास्ट की। और ये प्रोसीजर इस तरह डन होता है, यानी अब मुख्तलिफ डायमेंशन से जो है उसी की पिक्चर्स ली जाती हैं। ठीक है, और कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम तक ब्रीथ होती है। पेशेंट को कहें कि ब्रीथ ले 10 सेकेंड तक, और ईच कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ साथ वो उसे ब्रीथ देता रहे, कुछ वार्म फीलिंग होगी। तो जब प्रोसीजर हो जाए कुछ घंटे तक ऑब्जर्वेशंस के लिए, कि कुछ ऐसा ना हो ग्रोइन हेमाटोमा हो जहाँ पे आपने नीडल इंसर्शन किया, या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बाद में, तो आपने थोड़ी देर इन ऑब्जर्वेशंस के लिए, जहां आपने जो है लेग के ऊपर जो कट लगाया था फीमोरल आर्टरी का, तो ये प्रिपरेशंस के अंदर लाजमी ये टेक्निक के अंदर चीज होनी चाहिए। तो हम वास्कुलर प्लग यूज करते हैं, यानी यहाँ पे सील डिवाइस का नाम होता है इसका, जिसे हम क्लोजर डिवाइस भी कहते हैं, और वास्कुलर प्लग होता है। जहां आपने कैथेटर प्लेस किया था वहां आपको ये डिवाइस लगानी है, ताकि वहां पे कोई हेमाटोमा, लीकेज या ब्लीडिंग जो है उसे रोका जा सके, ब्लीडिंग ना होती रहे। ये जो है हमारे पास प्रोसीजर्स की टेक्निक है। इसके अंदर हम फिर देन जो है इसके आगे जो प्रोसीजर्स है आपके पास, वो जो है कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं। जो मतलब आपने एंजियोग्राफी स्टार्ट की है और पेशेंट जो है दरमियान में हो सकता है, यानी आप श्योर नहीं थे इस चीज के ऊपर, इसीलिए हम पहले ही ये ब्लड टेस्ट होते हैं और ये सारी चीजें कर लेते हैं कि ये प्रिपरेशंस के अंदर होनी चाहिए कि पेशेंट ये चीज फील ना करे। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के दरमियान में भी हो सकता है कि कंट्रास्ट आपने दिया है, एलर्जिक है पेशेंट, किडनी इम्पेयरमेंट है, क्योंकि फिल्टर करना है वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी ने, यानी कंट्रास्ट के थ्रू से निकलनी है। तो किडनी का इशू ना हो, डैमेज या ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स जो है काजिंग स्ट्रोक जो ना हो सके उस कंडीशंस के अंदर, या ये कंडीशंस हो सकती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में आप फेस कर सकते हैं। ब्लीडिंग है, जो कैथीटर जहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए ग्रॉइन एरिया पे जो फिमोरल आर्टरी पे आपने इंजेक्ट किया। तो अब नॉर्मलिटीज में हमारे पास जो हमने पहले देखी बल स्ट्रक्चर्स है, एनोरिज्म, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है, कार क्रैशेस की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड इंजेक्शन है, स्मोकिंग है, इन कंडीशंस की वजह से जो है, या फैटी बिल्डअप उसके अंदर हो रहा है ब्लड बॉल के अंदर, तो ये सारी थिकनेस जो होती है ब्लड वॉल पे अफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बल्जिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब अगर गिरेगा तो उसकी वजह से वॉल इफेक्ट हो रही होती है, तो वॉल वीक होती है, एनोरिज्म हो सकता है। जैसा कि ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनोरिज्म की कंडीशंस हुई हुई है। ये एनाटॉमिकल है। अगर हम इसे देखें, ये रप्चर की का केस है। इस सिचुएशन के अंदर जो है ये सप्लाई जो आप देख रहे हैं रप्चर हो सकती है ये एनोरिज्म की वजह से। तो ये सीटी की कंट्रास्ट इमेज है। अगर कंट्रास्ट जब हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो सप्लाई बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बल्जिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा इस तरह। तो ये एमआरआई इमेजेस के अंदर abnormalities हो सकती हैं, जिस तरह ये आपके पास दिखाई दे रही हैं। एमआरआई इमेजेस के अंदर एनोरिज्म कॉज हो सकता है ये, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे इस तरह की abnormalities हो सकती हैं। फिर ये आपके पास इमेजेस हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये बल्जिंग एरिया है, और ये फर्दर तो नर्विंग ऑफ द आर्टरीज के अंदर, यानी आर्थरोसिक्रोसिस नोसिस जिसे हम कहते हैं, फ्लूइड एरिया कहते हैं, प्लेग इकट्ठे हो गए हैं, ये फैटी जो है उसकी वजह से यहाँ से सप्लाई जो है ये बिल्कुल नैरो हो सकती है। तो ये जहां जहां कंट्रास्ट जाएगा, अगर वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है या कम है, तो कंट्रास्ट वहां से इजीली पास नहीं होगा, और पास नहीं होगा तो आप एक्सरे की इमेज पे नोट कर सकते हैं इजीली, एक कंट्रास्ट नहीं होगा और वो आपको डार्क डार्क दिखाई देगी, या गैप या स्पेस रह जाएगी उसके अंदर। ये एमआरआई इमेजेस के अंदर है इस तरह। जैसे अब ये कंट्रास्ट इन आर्टरीज के अंदर तो है, लेकिन यह इस एरिया के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑक्लूटेड एरिया या हल्का हल्का सप्लाई जाएगी, तो इसका मतलब स्टीनोसिस की कंडीशंस क्या है उसके अंदर। तो देन हमारे पास लास्ट के अंदर ब्लड क्लॉट भी है, यानी क्लॉट की वजह से भी हम यहाँ पे नर्विंग हो रही होती है। तो इस तरह ये ब्लड क्लॉट एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और क्लॉट की वजह से ये एरिया जो है नैरो हो सकता है। ये एमआरआई इमेजेस के अंदर हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हैं, और क्लॉट्स को आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्रास्ट की वजह से। तो एससीटी के अंदर हम ओमनी पैक और विजी पैक का यूज करते हैं मोस्टली,
विजीपैक लो osmolar है और हाई ओमनीपैक हाई osmolar, और गैडोलिनियम एमआरआई के अंदर हम यूज करते हैं। ये वैस्कुलाइटिस है, जैसे हमने इन्फ्लेमेशन कहा था ब्लड वेसल्स के अंदर, कोई इन्फ्लेमेशन का काज हो जाना, तो ये इस तरह सप्लाई जो है एमआरआई के अंदर अगर आप देखें तो सेरिब्रल वास्कुलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। अब देखें इन सारी abnormalities का इफेक्ट पड़ रहा है ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो ब्लड सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब हाइपरटेंशन कंडीशन हो सकती है, सप्लाई कम हो सकती है, तो इस तरह ये abnormalities आपको शिकायत, कैरोटिड डायसेक्शन हो सकती है, टीयर यानी जिसे हम कह सकते हैं डिफेक्ट होता है, जिस तरह अगर एनाटॉमी के अंदर हम देखें तो नी जॉइंट होता है तो उसके अंदर टीयर आ जाना यानी डिफेक्ट हल्का सा आ जाना, कट लग जाना, तो ये कट उसकी वॉल ऑफ द आर्टरीज के अंदर हो सकता है जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो नॉर्मलिटी है एसीटी इमेज के अंदर अगर हम देखें तो ये डायसेक्शंस इमेज जो कट हुई हुई है, यानी कंट्रास्ट जब जाएगा तो वो बाहर की तरफ चला जाएगा जिसकी वजह से नॉर्मलिटी है। एवी मेलफॉर्मेशन, तो एवी मेलफॉर्मेशन जो है जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस किया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये नॉर्मल है, कनेक्टिंग हो रही होती है, और यहाँ पे ये देखें नॉर्मल है, यानी ये बिल्कुल रैप हो गई है आपस में। तो यहाँ ये मेलफॉर्मेशन जो है एनाटॉमिकल ये इसकी इमेज है, तो यहाँ पे ये कंडीशंस की वजह से नॉर्मल और मेलफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगर हम इसे देखें सिटी इमेज के ऊपर तो आप बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्रास्ट की मदद से कि ये यहाँ पे नॉर्मलिटी है और बिल्कुल आपस में जो है वेनस सप्लाई और जो है और आर्टरी जो है वो रैप हो रही है उसके अंदर। तो ये वीडियो लिंक है, इसमें आप जाके इसकी जो है ऑडियो विजुअल भी देख सकते हैं कि कैसे डायग्नोस्टिक के अंदर जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ, इंशाल्लाह फर्दर हम जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो फर्दर पल्मोनरी है या कार्डिक की हम देख सकते हैं इमेजिंग वगैरह, या कोरोनरी एंजियोग्राफी जो हार्ट की सप्लाई है, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह।